नचिकेता, असहमति को अवसर दो, सहिष्णुता को आचरण दो कि बुद्धि सिर ऊंचा रख सके। उसे हताश मत करो, काइयां तर्कों से हरा हरा कर अभिनय को स्थापित मत करो। उपेक्षा से खिन्न ना हो जाए कहीं मनुष्य की साहसिकता। अमूल्य थाती है ये सभी, इसे स्वर्ग के लालच में छीन लेने का किसी को अधिकार नहीं। आह, तुम नहीं समझते पिता, नहीं समझना चाह रहे। ये एक एक शील पाने के लिए कितनी महान आत्माओं ने कितना कष्ट सहा है। सत्य जिसे हम सब इतनी आसानी से अपनी अपनी तरफ मान लेते हैं, सदैव विद्रोही सा रहा है। तुम्हारी दृष्टि में मैं विद्रोही हूँ क्योंकि मेरे सवाल तुम्हारी मान्यताओं का उल्लंघन करते हैं। नया जीवन बोध संतुष्ट नहीं होता ऐसे जवाबों से जिसका संबंध आज से नहीं, अतीत से, तर्क से नहीं, रीत से। शिवम, तो मैं नौकरी पे बात करना चाहता हूँ। आज आप देखेंगे कि नौकरी की समस्या क्यों बड़ी हो गई है और क्यों ये एक राजनीतिक मुद्दे का रूप ले रहा है। आप याद करें कि 2019 के जब लोकसभा चुनाव के समय में नौकरी सीरीज के कारण रेलवे पर दबाव बना और पीयूष गोयल को अनाउंस करना पड़ा कि हम सहायक लोको पायलट और टेक्नीशियन और अन्य भर्तियां निकालेंगे। और उन्होंने तो दावा किया था कि 1 साल के भीतर सारी भर्ती पूरी हो जाएगी, लेकिन आज तक की नहीं। जो लोग परीक्षा पास कर चुके हैं उन्हें भी पूरी तरह से सैलरी अभी शुरू नहीं हुई है, उनकी ट्रेनिंग शुरू नहीं हुई है। ट्रेनिंग शुरू नहीं हुई तो भत्ता नहीं मिल रहा है। और यही नहीं, 2019 में एनटीपीसी कैटेगरी की वैकेंसी निकाली, रेलवे ने फॉर्म भरा है, उसकी इम्तहान का अभी तक पता नहीं है। तो लोगों ने मजाक उड़ाया, कहा कि पकौड़ा बेचना भी रोजगार है, और ये चल गया। काफ़ी मजाक उड़ा। युवाओं ने कहा कि छोड़ो इन बातों को, क्या करना है, हम फिर से वोट देते हैं। वोट आप किसी को भी दीजिए, लेकिन इस मुद्दे के साथ अन्याय मत होने दीजिए। इस मुद्दे को आप थोड़ा मैं चाहता हूं कि आप व्यापकता से समझें। तो देखिए, 3 तरह की चीज़ें हैं। स्वरोजगार है, सरकारी रोजगार है और प्राइवेट नौकरी है। तो ये कहा जा रहा है कि सरकार सबको नौकरी नहीं दे सकती, आप स्वरोजगार करें। भैया, ये बात आप स्पष्ट रूप से समझ लें कि भारत के लोग वैसे ही स्वरोजगार सबसे ज़्यादा करते हैं। खेती के बाहर जितने भी लोग नौकरी करते हैं या रोजगार करते हैं, उनमें से 99% लोग असंगठित क्षेत्र में हैं। और इस असंगठित क्षेत्र में जितने भी लोग हैं, उनमें से 65% लोग स्वरोजगार करते हैं। तो स्वरोजगार तो आप पहले से भी कर रहे हैं, लेकिन उसकी कमाई बहुत कम है। 10,000, 15,000 वेतन पे लोग काम कर रहे हैं। और इसमें भी क्या झटका लगा कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और कंस्ट्रक्शन सेक्टर, ये 2 ऐसे सेक्टर हैं असंगठित क्षेत्र के, मुकुट हैं। इनमें बिना कौशल के भी लोगों को काम मिल जाता था। काम बहुत पैसे का नहीं मिलता था, लेकिन 2014 के बाद से हमारा एक्सपोर्ट जो है काफ़ी गिर गया। मैन्युफैक्चरिंग में निवेश कम हो गया, क्योंकि जो बाहर की कंपनियां थी उन्हें क्वालिटी नौजवान नहीं मिल रहे थे, तो वो यहाँ अच्छी चीज़ें बनाने नहीं आई। तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से आपका रोजगार कम हो गया। कंस्ट्रक्शन, जिसमें बिल्डिंग वगैरह बनती है, इन सब चीज़ों में तो क्या हुआ कि कंस्ट्रक्शन सेक्टर बैठ गया। आप जानते हैं कि अब इस सेक्टर में ना तो सैलरी है ना नौकरी है। तो ये जो 2 सेक्टर थे जिसमें कम क्वालिटी वाले नौजवानों को काम मिल रहा था, ये बैठ गया। और टेक्सटाइल भी था, वो भी बैठ गया। तो कम क्वालिटी वाला नौजवान कौन है, आप समझिए। ये हमारे ज़िलों के, बक्सर हो या आरा हो या फिर नालंदा हो या जमुई हो या सहरसा हो या बेगूसराय हो, मोतिहारी हो, मुजफ्फरपुर हो, बेतिया हो या दरभंगा हो, इन सब के कॉलेजों से पास किए हुए जो नौजवान थे, उसमें पढ़ाई तो होती नहीं थी। 3 साल का बीए 5 साल में हो रहा था, मज़े में, कोई परवाह नहीं कर रहा था। तो आप क्वालिटी नहीं पढ़ पाए, तो आप क्वालिटी के नौजवान नहीं बन पाए, तो आपको कम पैसे का वेतन मिला। अब आपको 10,000 या 15,000 रुपये का वेतन मिलेगा। असंगठित क्षेत्र में ज़्यादातर लोग इसी प्रकार के वेतन में काम करते हैं। अगर आप सिर्फ
कई साल आप 15,000 के वेतन पे काम करेंगे तो आप काम करते हुए भी गरीब होंगे, और दूसरा काम नहीं मिलेगा तो भी आप गरीब होंगे। तो बड़ा हिस्सा भारत में की आबादी का बड़ा हिस्सा जिसे के पास काम नहीं है और जिसके पास काम है वो गरीब हो रहा है। तो इस किताब में एक बात बड़ी अच्छी लगी मुझे, इसमें कहा गया है कि भारत के पास डेमोग्राफिक डिविडेंड है। ये प्रधानमंत्री भी 2014 से कहते हैं कि हमारी आबादी का बड़ा हिस्सा 65% 35 साल से कम उम्र के लोगों का है। इनका कहना है कि इसका लाभ, ये मौका किसी देश की ज़िंदगी में बहुत मुश्किल से आता है, एक बार आता है। इसका लाभ हम उठा रहे थे, लेकिन अब जब बेरोजगारी आई, अर्थव्यवस्था नोटबंदी के बाद से चौपट होनी शुरू हुई, तो लोगों के रोजगार कम हो गए, और जो 10 से 12 हज़ार कभी धीरे धीरे सैलरी बढ़ती थी वो भी संभावना समाप्त हो गई। तो अब आप भारत की आबादी, जिसे हम डेमोग्राफिक डिविडेंड कहते हैं, जिससे हमें लाभ मिलना था, उसको, लाभ का मतलब क्या हुआ, उसको काम मिलेगा, वो अच्छा कमाएगा और कुछ बचत करते हुए बुढ़ापे की तरफ जाएगा। तो इस किताब में कहा गया है कि अब भारत के पास जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है वो 2040 में समाप्त होगा। सिर्फ 20 साल बच गए हैं। अगर हमने नौकरी की संभावनाओं को बेहतर नहीं किया तो हमारी जो इस वक्त की आबादी है वो बेरोजगारी के दौर से बुढ़ापे में प्रवेश करेगी। दो तरह से, जिसके पास काम नहीं है और जिसके पास काम है उसके पास सैलरी कम है। सैलरी कम है, उसके पास सामाजिक सुरक्षा कम है। सामाजिक सुरक्षा कम है, आप जानते हैं कि भारत में सिर्फ 10% लोगों के पास बीमा है। असर क्या होगा, अगर आप बीमार पड़ जाएंगे तो जो भी आपके अकाउंट में 40,000 50,000 रुपये होगा और साथ में कर्ज आ जाएगा, पैसा उड़ जाएगा। तो आप गरीबी रेखा से नीचे जाएंगे, या उतना ही अमीर हो पैसा आएगा कि आप जी सकें। इसलिए बहुत बड़ी आबादी को काम मिलने के बाद भी भारत में आर्थिक असमानता बढ़ी है, क्योंकि आपको काम नहीं मिला। तो इनका कहना है कि जब तक क्वालिटी का एजुकेशन नहीं होगा, जो आपको नहीं मिला, तो आपको अच्छी सैलरी का काम नहीं मिलेगा, और आप जो काम करने जाएंगे उसको बहुत अच्छा नहीं बना पाएंगे। आपका आत्मविश्वास कमज़ोर होगा, आपका हुनर खराब होगा। अब इन्होंने स्किल इंडिया चलाया, लेकिन एजुकेटेड इंडिया नहीं चलाया। क्यों? क्योंकि उसके लिए सारे कॉलेजों में मास्टर रखने पड़ते, अच्छे मास्टर रखने पड़ते। तो आप क्वालिटी के छात्र बनते तो अच्छी नौकरी करते, अपनी भी, और ऐसा कुछ करते कि और लोगों को भी नौकरी देते। स्वरोजगार आप अभी भी आप कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं कि आप नहीं कर रहे हैं। अब ये देखिए, किसी ने लिखा, अनुराग ने, कि बिहार एसएससी में 6 साल से पेंडिंग है। ये मजाक नहीं है क्या? क्या समझ रखा है लोगों ने इस देश के नौजवानों को? ये मजाक हो रहा है आपके साथ। तो आपका एजुकेशन खराब हुआ, आप खराब क्वालिटी के नौजवान बने, आप कोचिंग में भटकते रहे मामूली बीए पास करने के लिए, कॉलेज में महंगी फीस दी, लेकिन वहाँ पढ़ाई नहीं हुई, कोचिंग में दोबारा पैसा दिया आपने। दुनिया के किसी देश में ऐसा नहीं होता है, किसी देश में नहीं होता। पढ़ाई का स्तर बहुत अच्छा होना चाहिए था, जो इन्होंने आज भी नहीं सोचते। इन्हें लगता है कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में कुछ मुसलमान, कुछ पाकिस्तान का भेज दो, कुछ चीन का भेज दो, हमारा नौजवान उसी में टहल टहल के समाप्त हो जाएगा। जाति धर्म से बड़ा क्या हो सकता है? वो उसकी पहचान के लिए जान दे देगा, लेकिन रोजगार की बात नहीं करेगा। आप मत करो। तो आपको खराब क्वालिटी का नौजवान बनाया गया। सरकारी क्षेत्र में नौकरियां बंद कर दी गई, प्राइवेट सेक्टर में नौकरियों की संभावना समाप्त हो गई। तो बेरोजगारी बढ़नी थी। सरकार जो भर्तियां निकाल रही थी वो सिर्फ 4th ग्रेड की भर्तियां निकाल रही थी। तो इसीलिए आप देखेंगे कि वो नौकरी जिसकी 4th ग्रेड की सैलरी चूंकि 20,000 25,000 थी, और प्राइवेट सेक्टर में जहां वो 12,000 पे काम कर रहा था, इंजीनियर होते हुए भी, मैनेजमेंट की डिग्री लेते हुए भी, जाहिर है वो चपरासी की नौकरी के लिए अप्लाई करेगा। इसलिए वहां पर भीड़ थी, भगदड़ थी। अब आप देखें कि 2014 के बाद से यूपीएससी में आईएएस आईपीएस के भी पदों की संख्या में गिरावट आई है। सरकारी जो बी ग्रेड की नौकरियां थीं, एसएससी, राज्यों में आयोग की परीक्षाएं थीं, उनकी परीक्षाएं रोक दी गईं। 2017 में कई महीने तक नौकरी सीरीज चलाने के बाद एसएससी की पुरानी परीक्षाओं के रिजल्ट आए,
लोकसभा चुनाव में से पकौड़ा तलने को रोजगार कह दिया गया, उसके बाद खत्म हो गया। उद्योग का विकेंद्रीकरण है सर, आप समझिए जरा ढंग से। बीच में आप कोई भी आइडिया मत डालिए कि उद्योग का विकेंद्रीकरण हो जाएगा तो हो जाएगा, ऐसे नहीं होता है। जहां केंद्रीकरण है वहां क्या नौकरी मिल रही है? वहां मशीनीकरण के कारण नौकरी कम हो गई, बिजनेस ठप हो गया, इकोनॉमी बैठ गई, तो उन लोगों ने निवेश करना बंद कर दिया। 90% आबादी जो वर्क फोर्स है वो अगर मामूली तनख्वाह पर नौकरी करेगी तो बाजार कैसे बड़ा होगा? बाजार सिर्फ मामूली चीजों का होगा। अब लिख रहे हैं इंजीनियरिंग करने के बाद भी अच्छे पैसे की नौकरी नहीं मिलती है। क्वालिटी की टीचर कैसे नहीं मिलेगा? क्या बात करते हैं शुभंकर मिश्रा जी? आप अगर अच्छी शिक्षा में निवेश नहीं करेंगे तो मिलेगा कैसे? आप कहीं से तो शुरू करेंगे, आप अभी भी नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल है, आप क्वालिटी के टीचर हो सकते हैं। सरकारों का बजट, अभी नीतीश कुमार कह रहे हैं कि 24,000 से, अरे भाई सुजीत जी, मेरे अब्बू डीएम नहीं थे तो क्या हुआ? ये पूछने का तरीका नहीं होता है। मैं यहां महत्वपूर्ण नहीं हूं। ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के चक्कर से निकलिए। मैं यही समझाने के लिए दोबारा लाइव कर रहा हूं। पहले वाले में कैमरा थोड़ा उल्टा हो गया था। अभी देखिए, जस्टिस फॉर रेलवे अप्रेंटिस मांग रहे हैं, तो जो आपने वैकेंसी निकाली है उसकी नौकरी तो देंगे। ये डीएम थे ये कहकर आप किसका मजाक उड़ा रहे हैं? किसका? ये यही युवाओं को बांटा जा रहा है। ये बात आपको समझने की जरूरत है। सरकार हर काम शिक्षकों पर लाद दे रही है, ये योजना वो योजना। इसका मतलब 50 योजनाओं के लिए काम है उसके पास, और वो सिर्फ टीचर से करा रही है। यही चीज बैंक में हो रहा है कि वो बैंकिंग का काम छोड़ के बीमा बेच रहा है, और बीमा कंपनी जो है वो बीमा क्षेत्र में रोजगार नहीं दे रही है, वो अपना मुनाफा बड़े लेवल पे बना रही है। समझिए इस बात को। इसलिए आप समझिए कि ये नौकरियां कम की गई हैं। सरकार ने नौकरी नहीं रखी, पेंशन बंद कर दिया कि वो पैसा बचेगा तो बड़े उद्योगपतियों को दिया जाएगा। जब सरकार आपको नौकरी नहीं देगी, आपको ताने दे रही है कि आप डीएम बनने वाले थे, तो फिर उद्योगपतियों के चौपट हुए धंधे को बचाने का काम सरकार का होना चाहिए, वो भी कई लाख करोड़ देकर। ये तो आप समझेंगे तो वो कई लाख करोड़ रुपया आप 10 उद्योगपति 100 उद्योगपति के चौपट धंधे को बचाने में आप लगा रहे हैं, उससे आप लोगों को नौकरी दीजिए। और जब आप कॉन्ट्रैक्ट की नौकरी पैदा कर रहे हैं सिर्फ इसीलिए कि लोगों को कई तरह की सामाजिक सुरक्षा की चीजें नहीं देनी होगी, तो ठेकेदार तो सरकार से 15,000 रुपए के हिसाब से कर्मचारी का पैसा लेता है और कर्मचारी को रखता है 6,000 पे। तो सरकार ही रखे, कम से कम 6,000 की जगह 15,000 तो मिलेगा। तो 3 चीजें कनेक्ट हैं, एक आपका एजुकेशन, एक अच्छी क्वालिटी की शिक्षा, और दूसरा इन दोनों से निकले हुए अच्छे क्वालिटी के स्टूडेंट। जो किया नहीं, आज तो काफी रिसर्च करना पड़ेगा। गोदी एंकर चाहें तो प्राइम टाइम के अनगिनत एपिसोड देख सकते हैं जो हमने रोजगार पर किए और बाद में संसाधनों की घोर कमी के कारण बंद भी कर दिए। नौकरी सीरीज के उन सभी एपिसोड में जितना रिसर्च है वो काफी है। दुनिया के टीवी के इतिहास में किसी देश के न्यूज चैनलों के प्राइम टाइम में सरकारी नौकरी और रोजगार को लेकर इतने कार्यक्रम नहीं हुए होंगे। हफ्तों नहीं महीनों सीरीज की है, लेकिन प्रधानमंत्री उस दौरान चुप ही रहे। गोदी एंकरों को कुछ सवाल भी दे देता हूं, चाहे तो वे आज सरकार के प्रवक्ताओं से पूछ सकते हैं, क्या प्रधानमंत्री ने पहली बार ऐसी समीक्षा की है? अगर मोदी हर साल इसी तरह समीक्षा करते तो 8 साल में कितनी भर्तियां निकली होती? 40 लाख या 10 लाख? 8 साल तक आप 80 रुपए काट लें और फिर कहें कि 10वें साल में 10 रुपए मिलेंगे, तो क्या ये बड़ी खबर बन गई? प्रधानमंत्री मोदी और उनके मंत्रियों ने कई प्रोजेक्ट के शिलान्यास के वक्त बड़े बड़े दावे किए कि अमुक प्रोजेक्ट से लाखों रोजगार मिलेंगे। क्या आज
ऐसे किसी प्रोजेक्ट के दावों को लेकर सवाल पूछे जाएंगे? क्या सरकार भी जवाब देगी? प्रवक्ताओं से बोला जाएगा? आप जानते हैं, कोरोना के दौरान देश में चुनाव हुए, अनगिनत रैलियां हुई, लेकिन सेना की भर्तियां बंद कर दी गईं। इससे लाखों नौजवानों की उम्र सीमा समाप्त हो गई। क्या प्रधानमंत्री ने इस सवाल पर भी चर्चा की? रेलवे की भर्तियां क्यों समय से पूरी नहीं होती हैं? कहीं पुरानी भर्ती की बहाली तो नहीं बची है? क्या प्रधानमंत्री ने इसकी समीक्षा की? क्या इस तरह के सवाल उठेंगे? देख लीजिएगा, कहीं आज भी रोजगार की चर्चा में ये गोदी मीडिया रोजगार ही गायब ना कर दे, जैसे गोदी मीडिया ने हिंदू मुस्लिम डिबेट के बहाने रोजगार को गायब कर दिया था। आपका रवीश कुमार, दुनिया का पहला जीरो टीआरपी एंकर।